जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू दीक्षित ट्यूटोरियल, इंडिया लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो गाइस, कल हमने पढ़ा था अंग्रेजों को आगमन। ठीक है, हमने आगमन जो हमारी जो सीरीज है, जो हमने बाइफरकेट किया था आधुनिक भारत को। तो हमने क्या किया था कि यूरोपियों का आगमन, क्या किया था, यूरोपियों का आगमन। तो आज अब तक हम पढ़ चुके हैं। देखिए, पहले हमने पढ़ा पुर्तगाली, पढ़ा या नहीं? फिर हमने पढ़ा डच, फिर हमने पढ़ा अंग्रेज। आज हम पढ़ेंगे क्या, फ्रांसीसी के आगमन। फ्रांसीसी के आगमन की मैं आपको बता दूं, फ्रांसीसी के आगमन के दौरान क्या हुआ था, इन्होंने अंग्रेजों के साथ भी युद्ध किया था। मैं आपको बताऊं, एक बार मैंने आपको एक अपने ब्लूप्रिंट में भी बताया था, कर्नाटक का युद्ध। कर्नाटक का युद्ध, जिसको हम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। 3 युद्ध हुए थे टोटल। अंतिम बार में अंग्रेज इसमें विजयी हो गए थे। ठीक है, तो हम ऐसे ऐसे उसको बताएंगे। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या है कि फ्रांसीसियों के आगमन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम अपने टॉपिक में आगे पढ़ेंगे तो कर्नाटक युद्ध को भी हम बताएंगे। लेकिन उसको मैं बता दूं, कर्नाटक युद्ध को मैं हमेशा जो बाइफरकेट करता हूं वो मैं करता हूं ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। मैं हमेशा क्या करता हूं, कर्नाटक युद्ध को हमेशा पहला टॉपिक बनाता हूं। किसको? कर्नाटक युद्ध। ठीक है, हमेशा इसमें क्या है, क्योंकि यहां से इन्होंने एक प्रत्यक्ष तौर पर एक, ठीक है, जैसे देखा जाए तो प्रत्यक्ष तौर पर इन्होंने युद्ध का प्रारंभ कर दिया था। वैसे तो अप्रत्यक्ष तौर पर तो उन्होंने किया था। मैंने कल आपको भी बताया था कि जो अंग्रेज थे वो क्या करते थे, पहले जो काम करते थे वो करते थे चेतावनी। दूसरा जो करते थे वो क्या करते थे, संधि। तीसरा जो काम करते थे वो करते थे षड्यंत्र। चौथे में क्या करते थे, आक्रमण। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, मैंने आपको बता दिया, संधि का बता दिया, मैड्रिड की संधि। षड्यंत्र का मैंने बता दिया कैसे पुर्तगाली की राजकुमारी के साथ ये विवाह करता है, दहेज के रूप में बम्बई टापू को दहेज के रूप में ले लेता है। ठीक है, तो ऐसे ही फिर अब आक्रमण के दौरान मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। कर्नाटक का युद्ध होता है जिसमें क्या है, 3 बार होती हैं। ठीक है, पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा। तीसरे युद्ध में जो निर्णायक युद्ध होता है उसमें क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की विजयी हो जाती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे फ्रांसीसियों का आगमन। छोटा टॉपिक है क्योंकि कल से हम कर्नाटक युद्ध को एक ब्रिटिश प्रसार, जो ब्रिटिश साम्राज्य का जो प्रसार है, उसका विस्तार है, उस टॉपिक के अंदर हम पहला टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, कर्नाटक का युद्ध। तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता गया, यूरोपीय लोगों का आगमन हुआ, तो उनमें से एक जो कंपनी आती है वो आती है फ्रांसीसी कंपनी। कौन सी आती है? फ्रांसीसी कंपनी। अब बोलते हैं ना, देखो, भेड़चाल बोलते हैं ना, भारत में क्या है, भारत में है भेड़चाल। एग्जाम्पल के रूप में बता, भारत में क्या है, भेड़चाल। ठीक है, अगर एक व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है, चाहे वहां कुआं क्यों ना हो, तो दूसरा व्यक्ति खुद इसको देख के चलेगा, तीसरा इसको देख के, चौथा इसको, ऐसे चैन बन जाती है। हमेशा क्या है, भारत में सबसे ज्यादा भेड़चाल मानता हूं मैं, क्योंकि यहाँ क्या है, बच्चों के माइंड में या जो भी लोग हैं उनमें क्या है कि खुद अपने दम पर अपने आप में विचार करने की क्षमता बहुत कम है। क्षमता उनमें है लेकिन वो ना अपना बुद्धि का प्रसार करना चाहती नहीं है। हर किसी में बुद्धि है, ठीक है, लेकिन वो क्या है, भेड़चाल के रूप में। अगर सब लोग, एग्जांपल के तौर पे बता दो, सब लोग स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति ने एक बार स्पेक्ट्रम पढ़ा, ठीक है, उसका क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया, तो हर लोग स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रम अच्छी बुक है, मैं मना नहीं कर रहा। अगर किसी ने बिपिन चंद्रा पढ़ी, अब क्या लोग क्या करेंगे, अरे यार उसका तो बिपिन चंद्रा पढ़ के हो गया। लेकिन उस व्यक्ति का ये नहीं देखते कि बिपिन चंद्रा के अलावा भी उसने खुद की प्रैक्टिस की। ये बिपिन चंद्रा के अलावा कुछ नहीं होता। जब तक बच्चा अपना खुद की प्रैक्टिस नहीं करता तब तक कुछ नहीं होता। इसलिए उस भारत में क्या थी, भेड़चाल। उस भेड़चाल के ही रूप में यूरोपियों का आगमन होता है, क्योंकि
उन्होंने क्या है, उन्हें क्या लगता था कि भारत में क्या है कि इसको लूट लो, इसके लूट के एकाधिकार स्थापित करके अपने व्यापार को एक समृद्ध बनाया जाए। इसी भेड़चाल के रूप में फ्रांसीसी जो लोग हैं, फ्रांसीसी में इन्होंने भी भारत का रुख किया। ठीक है, तो भेड़चाल सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो पश्चिमी जो देश है उन्होंने, बता दूं कि जो पश्चिमी देश है उन्होंने क्या किया, एक भेड़चाल के रूप में भारत का रुख करते गए। जैसे जैसे किया उन्होंने, और उसमें उन्होंने विजय हासिल करना शुरू कर दी। फ्रांसीसियों ने भी खूब अपनी कोशिश की, लेकिन ये इतनी समृद्ध नहीं थी जितनी डच और अंग्रेज कंपनी थी। ये क्या थी, जो फ्रांसीसी जो कंपनी थी वो क्या थी, एक पूर्ण राज्याधीन कंपनी थी। कौन थी, पूर्ण राज्याधीन। राज्याधीन का मतलब होता है कि पूर्ण नियंत्रण किसका था, राज्य का। ये देखिए मैं आपको बता दूं, एक स्टेट होता है ऐसे करिए STAT, एक होता है कैपिटल स्टेट। ठीक है, इसका मतलब होता है राज्य। ठीक है, स्टेट ये वाला जो स्टेट होता है ये पूरे केंद्र को, पूरे देश को पूरे देश को वो करता है, क्या करता है, इंडिकेशन देता है स्टेट। इस एस में, और इस छोटा एस हमेशा क्या किसके लिए आता है, राज्य के लिए आता है। बड़ा देश जो बड़ा एस आता है वो पूरे देश के लिए आता है। ठीक है, हम आर्टिकल 13 में भी पढ़ेंगे। आर्टिकल 13 में एक वर्ड यूज हुआ है स्टेट, तो वो एस जो है वो कैपिटल एस है, स्टेट। ठीक है, अगर STAT होता तो वो एक राज्य को इंगीकृत करता। क्या करता, राज्य को इंगीकृत करता। मतलब जो जैसे देश है, भारत है, भारत में क्या है कि इसके अंदर राज्य है। ठीक है, तो भारत के अंदर जो राज्य है वो छोटे एस से इंडिकेट किया जाता है। लेकिन अगर कहीं बड़ा एस करके आ जाए STAT, तो इसका मतलब होता है ये पूरे देश को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या थी, ये भी पूर्ण नियंत्रण किसका था, स्टेट का। मतलब स्टेट कौन सी, कैपिटल एस वाली, तो पूरे देश को इंगीकृत कर रहा था। ठीक है, तो पूरे जो राज्याधीन थे कौन सी, फ्रांसीसी कंपनी। ठीक है, ये बहुत लोगों को पता नहीं है स्टेट और स्टेट क्या था। जो आर्टिकल 13 में जो है स्टेट दिया गया है, ठीक है, उसमें मैं आपको और इसको संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो बस दीक्षित ट्यूटोरियल्स के माध्यम से हम आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसे जैसे अब फ्रांसीसी कंपनी जब बनी, उस दौरान लुई 14वें का शासन चल रहा था, लुई 14वां। ठीक है, जब फ्रांसीसी कंपनी बनती है 1664 में, ठीक है, स्थापना होती है, उस टाइम जो शासन कर रहा था फ्रांसीसी में वो कौन कर रहा था, लुई 14वां। ठीक है, एक क्या करता है, इसी का एक जो मंत्री था कॉलबर्ट के मंत्री जो था कॉलबर्ट, इसके नेतृत्व में एक फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। कौन सी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी का जो नाम है, मैं आपको बता दूं, बहुत लोग क्या है कि कंपनी का नाम नहीं बताते, लेकिन जैसे जैसे ट्रेंड बदल रहा है उस ट्रेंड को देखते हुए ये बताना बहुत जरूरी है। जो नाम था वो था द कंपनी डीज इंडीज ओरिएंटल्स। ठीक है, द कंपनी डीज इंडीज ओरिएंटल्स, ये क्या था, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम रखा गया था। जो कंपनी जो नेतृत्व किसके नेतृत्व में बनी, एक मंत्री था, मंत्री का नाम था कॉलबर्ट। उस टाइम जो शासन कर रहा था वो कौन कर रहा था, लुई 14 में जो शासन कर रहा था 1664 में। अब जैसे जैसे समय बढ़ता गया, इन्होंने भी अपना एकाधिकार स्थापित करने की सोची। हर कोई चाहता है कि इनका एकाधिकार स्थापित हो। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, 1667 में ही इन्होंने 1667 में ये भारत आए। अब किसके नेतृत्व में आए, ये जो नेतृत्व है वो था फ्रांसिस कैरोन।
ठीक है। 1667 में जब भारत आते हैं, इनका जो पहला दल है जो भारत आता है वो किसके नेतृत्व में आता है? फ्रांसीसी कैरोल। तो जैसे जैसे बढ़ता गया 1668 में क्या हुआ, उन्होंने सूरत में अपनी पहली कारखाना खोला, सूरत में पहला कारखाना खोला। इन्होंने क्या किया, 1668 में सूरत में अपना पहला कारखाना खोलते हैं। अब मैं आपको बता दूं, ये था, इसके पूर्वी तट पे क्या था, ये मसूलीपट्टनम है। फिर उसके क्या बाद क्या हुआ, सूरत के बाद उन्होंने मसूलीपट्टनम, कहां पर, मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना खोला, जिससे क्या है, इन्होंने अपने व्यापार को एक नई दिशा प्रदान की। ठीक है। जैसे जैसे फिर और समय बढ़ता गया, उन्होंने क्या किया कि पश्चिमी तट पर भी अपना एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश की धीरे धीरे। लेकिन पूर्वी तट पर उन्होंने सूरत के बाद मसूलीपट्टनम, जो कि पूर्वी तट पर पड़ता है, उन्होंने क्या किया, मसूलीपट्टनम पर अपना कारखाना स्थापित किया। अब क्या होता है, जो मसूलीपट्टनम क्या हुआ, मसूलीपट्टनम और जो सूरत में जो इन्होंने जो बस्ती स्थापित की थी, उसका जो उत्तरदायित्व किस दिया गया था, वो उत्तरदायित्व किसके पास था, उत्तरदायित्व किसके पास था, फ्रांसीसी मार्टिन। इसको, इन बस्तियों का उत्तरदायित्व फ्रांसीसी मार्टिन को दिया गया था। और ये किसने दिया था, इनका कोई भी वो नहीं था। जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये पूर्ण राज्याधीन कंपनी थी। ठीक है। जैसे जैसे बढ़ता गया, इन्होंने क्या किया, 1672 में गोलकुंडा का जो सुल्तान था, गोलकुंडे के सुल्तान से इन्होंने सैनथोम छीन लिया। ठीक है। इन्होंने क्या किया, सैनथोम को छीन लिया। ठीक है। और एक तरह से उन्होंने भी अपना दिखा दिया कि हाँ, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी किसी से कम नहीं है। लेकिन पूर्ण वास्तविकता क्या थी, ये डच और ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि अंग्रेज की थी, ठीक है, उन दोनों की कंपनियों से बहुत ही छोटी थी, आर्थिक कंडीशन में भी छोटी थी, हर तरह से छोटी थी। लेकिन इन्होंने अपने इरादे दिखा दिए कि 1672 में कि उन्होंने गोलकुंडा के सुल्तान से उन्होंने सैनथोम को छीन लिया था। फिर ऐसे ही ऐसे जब समय बढ़ता गया, उन्होंने क्या किया, 1673 में पुदुचेरी को भी छीन लिया। ठीक है। 1673 में क्या करते हैं, ये पुदुचेरी को छीन लेते हैं। ठीक है। ठीक है। और ये किसके नेतृत्व में जो छीनते हैं, मार्टिन। जो आपके जो मार्टिन है वो कौन सा था, फ्रैंको हमेशा ये क्वेश्चन बनता है, ये बात ध्यान रखना, उन्होंने फ्रांसिस ने पुदुचेरी को कौन से सन में और किसके नेतृत्व में ये छीना था। तो पुदुचेरी को 1673 में ये छीन लिया था। ठीक है। ऐसे ऐसे समय और बढ़ता गया। और ये दूसरी बात, ये किससे छीना गया था, जो शेर खान लोधी से, किससे छीना गया था, शेर खान लोधी से इसको छीन लिया गया था पुदुचेरी को। ठीक है। ऐसे ऐसे समय और बढ़ता गया। लेकिन ये लड़ाई पुदुचेरी वाली यहीं पर लड़ाई खत्म नहीं होती है, और डचों ने पुदुचेरी को इन फ्रांसीसियों से भी छीन लिया। इन्होंने क्या किया कि जो डच थे, उन डचों ने क्या किया, 1698 में डचों ने पुदुचेरी को छीन लिया। 1698 में जैसे जैसे पुदुचेरी को छीन लिया गया, तो फ्रांसीसियों ने क्या किया, उसके बाद डचों से एक संधि कर ली। उस संधि का नाम था रेजविक, लिख दे रहा हूं यहाँ, रेजविक की संधि। ठीक है। रेजविक की संधि में की क्वेश्चन बनता है कि रेजविक की संधि किस सन में होती है। रेजविक की संधि देखो 1697 में क्या करते हैं, 1697 में क्या करते हैं एक, ठीक है, 1697 में जो डच है, उन्होंने फ्रांसीसियों से
पुदुचेरी को छीन लिया था। क्या छीन लिया था? फ्रांस पुदुचेरी को 1697 में छीन लिया था, लेकिन रेजविक की संधि 1698 में होती है, और 1698 में जब संधि होती है तो उस संधि में एक निर्णय लिया गया था कि पुदुचेरी को फ्रांसीसियों को लौटा दिया जाएगा। तो फ्रांसीसियों के पास पुनः कंपनी आ जाए, वो पुदुचेरी द्वारा से पुनः प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, जैसे जैसे फिर समय बढ़ता गया, और भी जैसे 1721 में मॉरिशस तट पर कब्जा कर लिया, मॉरिशस तट पर कब्जा कर लिया। तो क्या था, हर कोई चाहता था कि अपना एक सुदृढ़ व्यापार सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, ऐसे कारिकल देखो 1739 में उन्होंने कारिकल को कर लिया था। ठीक है, तो ऐसे ऐसे यार फैक्ट है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जहां मैं बता रहा हूं जो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। लेकिन देखिए उतना पढ़िए जितना हमारे पॉइंट ऑफ व्यू। देखो अगर किसी को पीएचडी करनी है, अगर सब्जेक्ट में पीएचडी करनी है तो पढ़ो। प्लीज बताओ, अगर किसी सब्जेक्ट में पीएचडी करनी है तो आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आप जैसे कोई भी एग्जाम टारगेट करके बैठे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यूपीएसआई टारगेट कर रहे हो, ठीक है, यूपीएसआई टारगेट कर रहे हो, या फिर आप यूपी कांस्टेबल टारगेट कर रहे हो, या टेट का क्लियर करना चाहते हो, या कोई भी बड़े एग्जाम है, एसएससी का हुआ, ठीक है, रेलवे हुआ, ठीक है, या यूपीएससी क्यों ना हुआ, यूपीएससी में भी एक लिमिटेड सिलेबस है। बोलते हैं ना कि अरे ब्रॉड सिलेबस है, ये कुछ नहीं है, यूपीएससी में भी एक लिमिटेड सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, तो जिसकी तैयारी कर रहे हो उसका ना आप सिलेबस को एनालाइज किया करो, उन सिलेबस के बाद उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा करो, सॉल्व करने की कोशिश मत करो, पहले उनका ट्रेंड देखो कि किस ट्रेंड पर एग्जामिनर का माइंड बदल रहा है, ट्रेंड कैसे बदल रहा है क्वेश्चन का। ठीक है, तो वो किससे आएगा, एनालाइज करके। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि भारत में क्या है कि भेड़चाल है, ठीक है, इंडिया में क्या है कि भेड़चाल, उस भेड़चाल से बचना चाहिए। और उस भेड़चाल में अगर आप बच गए, भेड़चाल में जाने से अगर आप बच गए, तो आपका क्या है कि जो माइंड सोचने की जो क्षमता है ना, उसका विकास होगा, उसका विस्तार होगा। ठीक है, जैसे जैसे आपका माइंड का विस्तार होगा, ठीक है, सोचने की सद्बुद्धि बढ़ेगी आपकी, तो क्या है कि आप एक यूनिक तरीके से सोचोगे। जो साइंटिस्ट लोग हैं, साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, साइंटिस्ट अपनी खुद की यूनिक सोच रखते हैं। ठीक है, वो किसी भेड़चाल से नहीं जाते, अगर भेड़चाल से जाते हैं तो क्या है, वही वो डिफीट खा जाएंगे। तो उस भेड़चाल में मत जाइए, एक अपना यूनिक रास्ता चुनिए, अपनी स्किल्स पर मजबूत कीजिए। ठीक है, तो दीक्षित ट्यूटोरियल्स के माध्यम से आपको एक भेड़चाल में जाने से बचाया जाएगा। इसलिए बोलता हूं कि कम पढ़ो, स्मार्ट पढ़ो और नौकरी पाओ। मैं डेली क्यों बोलता हूं, ताकि आप लोग इसको सीरियस लें, क्योंकि ज्यादा पढ़ोगे, ठीक है, फालतू पढ़ोगे तो मास्टर ही बन के रह जाओगे। इसलिए कम पढ़ो, स्मार्ट पढ़ो और नौकरी पाओ। ठीक है, तो देखिए जैसे जैसे आपका बुद्धि क्षमता सोचने की बढ़ेगी, अब देखिए अब क्या मैं बता दूं, जो आप लोगों के लिए मैं एक बेहतरीन एग्जांपल दे देता हूं। ठीक है, ठीक है, जो महिलाएं होती हैं, ठीक है, अपने पतिदेव से क्या है, अपने पतिदेव से क्या है, अगर इनको 100 रुपए की जरूरत होती है ना, वो पतिदेव से 150 रुपए मांगती हैं। क्यों मांगती हैं, क्योंकि इनको पता है कि पतिदेव क्या है, अगर 150 पूछेंगे मांगेंगे तब जाके कहीं 100 रुपए 120 रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या है कि उनकी एक यूनिक सोच है, उनकी यूनिक सोच है, क्योंकि वो भेड़चाल में नहीं जाती, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने 100 रुपए मांगे तो 100 रुपए ही मिलेंगे, क्योंकि ऐसा तो महिला कोई सोचती नहीं है कि उनको 100 के 100 ही मिल जाएंगे। इसलिए वो क्या है 150 मांगती है। तो महिलाओं की क्या है, एक यूनिक सोच है, महिलाओं की क्या है, एक यूनिक सोच है, ये क्या है, भेड़चाल में नहीं चलती। ठीक है, अब बोलते हैं ना कि अरे महिला तो सबसे, बहुत लोग बोलते हैं कि महिला तो भेड़चाल में चलती है। महिला भेड़चाल में किस में चलती है, शॉपिंग में। इनकी जो भेड़चाल होती है वो भेड़चाल नहीं होती, वो होता है कंपटीशन। ठीक है, अगर कोई भी एग्जांपल बता दो, कोई भी अगर वी मार्ट से सामान लेके आया, ठीक है, कोई भी महिला अगर पड़ोस की महिला वी मार्ट से सामान लेके आई 1500 का,
तो दूसरी पड़ोस की महिला क्या जाएगी, वो जाएगी डीमार्ट में, वो डीमार्ट में जाएगी 2000 रुपए का सामान लेके आएगी, पूरे पड़ोसियों को बताएगी। ठीक है, क्यों बताती है वो, क्योंकि वो अपने आप को दिखाना चाहती है। ठीक है, वो अपने आप को शो ऑफ कराना चाहती है, इसलिए क्योंकि उनकी एक यूनिक सोच है कि यार अगर मैं इस ऐसा करूंगी, मतलब ऐसा करूंगी तो शायद मेरा कॉलोनी में, मेरी सोसाइटी में मेरा नाम होगा। ठीक है, तो उनकी एक अलग सोच है, एक यूनिक सोच है। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो महिलाओं की भेड़चाल उसमें नहीं जाती जिसमें आगे हम जैसा सोचते हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे इसलिए भेड़चाल में जाने से बचे। इसलिए मैं बोलता हूं कि कम पढ़ो और स्मार्ट पढ़ो। ठीक है, अब क्या हुआ, पुर्तगालियों जैसे आए तो इन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया अपने युद्ध का। ऐसे ही इसी का परिणाम क्या था, जो कि अब हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, उनका जो परिणाम क्या था, उन्होंने कर्नाटक युद्ध की शुरुआत की। कर्नाटक युद्ध हुआ, कर्नाटक युद्ध में जो बताऊंगा, इसके 3 युद्ध होते हैं। कर्नाटक युद्ध 3 युद्ध होते हैं। एक होता है 1740 से, ठीक है, 1740 से 1748 तक जो पहला युद्ध होता है। ठीक है, कर्नाटक युद्ध। ऐसे द्वितीय वार होता है। द्वितीय वार में अगर हम देखा जाए, द्वितीय वार जो होता है वो होता है 1751 से 1755 होता है। और जो तृतीय युद्ध होता है, तृतीय युद्ध में जो कि निर्णायक युद्ध साबित होता है, वो होता है 1758 से 1763। ठीक है, 3 युद्ध होते हैं। तीसरा युद्ध जो है वो निर्णायक युद्ध होता है, जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी हो जाती है। ठीक है, तो आज कल हम इससे पढ़ेंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार में रखा है मैंने ये पॉइंट। आज हमारा यूरोपियों का आगमन समाप्त हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल रहा था जितना हम पढ़ेंगे वो एकदम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ेंगे। तो इसलिए बस आप दीक्षित ट्यूटोरियल के माध्यम से रहिए, और आपको मैं एक भेड़चाल से बचाऊंगा। उस भेड़चाल में जाने नहीं दूंगा कि अगर एक व्यक्ति कुएं में कूदने जा रहा है तो पीछे के 10 व्यक्ति भी जाए। अगर वो कुएं में जा रहा है तो मैं उनको दूसरा रास्ता दिखाऊंगा कि नहीं, आपको ऐसे जाओ। ठीक है, दूसरा मार्ग बताऊंगा, एक यूनिक मार्ग बताऊंगा, जिससे कि आपकी सफल होने की संभावना ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है, तो आज हम इसको टॉपिक को यहीं रखते हैं। और अगर ये आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले, आपको भी कंपटीशन का लेवल पता चले, आपको अपने फ्रेंड का कंपटीशन लेवल पता चले कि आपका फ्रेंड की सोच कहाँ तक है, कहाँ तक उसका विस्तार है, उसकी सोच का विस्तार है, और कैसे वो अपनी एग्जाम की तैयारी करता है। इसलिए दीक्षित ट्यूटोरियल्स को आप लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट करके क्या है कि अपने आप को बताया करो, हमको भी बताया करो, ताकि हम भी पता चले कि जो हमारा स्टूडेंट किस हद तक पढ़ रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमसे पूछो। और हमेशा दीक्षित ट्यूटोरियल का हर एक एजुकेटर, मैंने आपको भी बताया था कि 15 मई से क्या हो रहा है, 15 मई से एक नए टीचर आ रहे हैं, मैथ के टीचर आ रहे हैं और रीजनिंग के टीचर आ रहे हैं। इसलिए बस ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।